नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं और अपन चलते हैं अगली कड़ी की तरफ। राजस्थान का इतिहास विधिवत तरीके से शुरू हो चुका है और अपनी ये क्लास नंबर 13 है। उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक की इससे पहले वाली जितनी क्लास आई है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी है और अच्छे से याद किया है और बढ़िया तरीके से नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है उसी तरीके से कि आज अपन पढ़ने जा रहे हैं चौहान वंश। अब चौहान वंश यानी चौहानों की अलग अलग शाखाएं थी। ठीक है, चौहानों की शाखाएं थी। अब कहां से निकले, क्या क्या इन्हें कहा गया, इनके बारे में क्या क्या एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और किस तरीके से आपको याद करने हैं, ये क्लास यदि आप अटेंड कर रहे हो तो ये आधे घंटे बाद, मैं समझ रहा हूं कि आधे घंटा जब ये निकल जाएगा इस क्लास का, उसके बाद में आप लोगों के भूलने के कोई चांस इसमें नहीं रहेंगे। ठीक है, आज करवा चौथ है तो सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हो सकता है कि आज माताओं बहनों की उपस्थिति क्लास में कम हो सकता है बराबर हो भी, लेकिन अभी नहीं तो कल जो है आप देख लीजिएगा क्लास, कोई बात नहीं। कोई बाद में देख रहा होगा तो भी ये जब आ रही है क्लास उस दिन करवा चौथ है। ठीक है, कार्तिक महीना चल रहा है, दीपावली आने वाली है, तो ये क्लासेस अपनी फिर भी देखो, चाहे कोई विद्यार्थी जो है तुरंत नहीं देख पाए तो कोशिश करना कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप उस क्लास को अटेंड कर लो, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3 क्लास पेंडिंग होते ही फिर आप पिछड़ना शुरू हो जाओगे, फिर आप कंटिन्यू नहीं चल पाओगे साथ में, इसलिए साथ साथ क्लासेस लगा लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको यह समझना है कि चौहान वंश जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से आए। ठीक है, मूल स्थान क्या था इनका, ये सारी चीजें समझनी है। तो देखो, इनको समझने के लिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि चौहान वंश जो है ये पूछा जाए कि ये किसके सामंत थे, तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे। ठीक है, तो ये पूछ ले आपसे कि किसके सामंत थे, तो अभी अपन कौन सा पढ़ के आए हैं, हाल ही में गुर्जर प्रतिहार पढ़ के आए। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहारों के ये सामंत थे। एक तो देखो होते हैं राजा, राजा के अधीन होते हैं सामंत, जो व्यवस्था को, राज्यों की व्यवस्था को चलाते हैं। सामंतों के पास भी कुछ जमीन होती है, क्षेत्र होते हैं, उसके अनुसार ये व्यवस्था चलती रहती है। ठीक है, सामंत प्रणाली जिसे कहा जाता है। अब देखो, ये सामंत थे। जब इनका मूल स्थान पूछा जाए, ठीक है, ये पूछ ले आपसे कि इनका मूल स्थान कौन सा था, क्या पूछे, मूल स्थान इनका कौन सा था, तो मूल स्थान इनका सांबर कहलाता है। ठीक है, सांबर कहलाता है। ये कहते हैं कि सांबर से इनका मूल स्थान था। कई बार ये कह देते हैं इनका आदि पुरुष, देखो पहले एक चीज और बता दूं, यहां इनका आदि पुरुष पूछे तो आपको ध्यान रखना वासुदेव। आदि पुरुष कौन था, वासुदेव आदि पुरुष था। अब बिजोलिया शिलालेख क्या कहता है, जो गुणभद्र वाला अपन ने पढ़ा था, बिजोलिया शिलालेख कहता है कि ये सांबर झील है ना, इसको वासुदेव ने इसका निर्माण किया था। लेकिन एक्चुअल में जो सांबर झील है वो प्राकृतिक झील है। ठीक है, वो प्राकृतिक झील है, लेकिन बिजोलिया शिलालेख कहता है ये। अब उसने क्यों कहा ऐसा, क्योंकि ये इनका प्रारंभिक स्थान था सांबर, जिसे अन्य नाम शाकंभरी के चौहान कहते हैं। तो ये शाकंभरी वाला क्षेत्र यही था। ठीक है, ये सांबर जिसे देवयानी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, तीर्थों की नानी कहा जाता है, वो यही सांबर है। ठीक है, तो ये सांबर इनका मूल स्थान था। यदि पूछे इनकी प्रारंभिक राजधानी, ठीक है, क्या पूछेंगे, प्रारंभिक राजधानी या शाकंभरी के चौहानों की राजधानी यदि पूछते हैं तो अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर। अब उस समय ये नागौर वगैरह ये ऐसे अस्तित्व में नहीं थे, उस समय अहिछत्रपुर कहलाता था। सांबर की लोकेशन देखोगे तो जयपुर ग्रामीण है वैसे, ठीक है, लेकिन वैसे देखोगे तो अजमेर, नागौर और जयपुर इन सभी के मध्य में ये स्थित है। उस समय कहा जाता था ये, अब वर्तमान में ये वाला क्षेत्र कौन सा है, नागौर वाला है, लेकिन उस समय क्या कहलाता था, ये अहिछत्रपुर कहलाता था। ठीक है, तो यहां से क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि मूल स्थान इनका सांबर था। इनका आदि पुरुष पूछे तो वासुदेव, ठीक है, जिसने शाकंभरी के चौहानों की स्थापना की, और शाकंभरी के चौहानों से ही बाकी शाखाएं निकलेगी इनकी। अब चाहे सिरोही के चौहान पढ़ोगे, चाहे आप बूंदी के पढ़ोगे, चाहे कोटा के पढ़ो, नाडोल के पढ़ो, जालोर के पढ़ो, अजमेर के पढ़ो, कहीं के भी पढ़ोगे तो वो उसमें सब जो शाखाएं निकली है, सबसे मूल जो है वो शाकंभरी यानी कि सांबर के चौहान थे। अब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम जो विद्यार्थी देंगे उनके लिए उनके सिर्फ पूछा जाता है अजमेर के चौहान। ठीक है, उनके टॉपिक है अजमेर के चौहान।
लेकिन बेस तो क्लियर करना पड़ता है उनको भी। बाकी जैसे रीट पशु परिचर है, उनके अंदर सीधा दे रखा है राजस्थान का इतिहास, तो इतिहास में फिर सारी चीजें आ गई, इसलिए मैं आपको ये चीज क्लियर कर रहा हूं। तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा। यानी कि ये क्या है, सांबर झील के आसपास ये कह देते हैं, ये मान लीजिए ये क्या है आपकी सांबर है, तो ये कह दिया जाता है कि सांबर झील के आसपास ये चारों तरफ बस गए। क्या कहते हैं, ये चारों तरफ यहाँ पे चौहान बस गए, इसलिए ये कह दिया गया कि इनको चाहूमान कहा गया। क्या कहा गया, चाहूमान। कि चारों तरफ चौहान बस गए यहाँ पे, इसने कहा गया चाहूमान, कि चारों तरफ बसे हैं तो चाहूमान। ठीक है, इसलिए चौहान शब्द पड़ा इनका, ये कहा जाता है। ठीक है, एक चीज तो है ये कि चौहान कैसे नाम पड़ा। दूसरी चीज, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं मैं दूसरी चीज बताता हूं। ठीक है, देखो दूसरी चीज कि ये चौहान जो है इन्हें चाहमान, ठीक है, एक जयानक पंडित, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, अपने क्या कहते हैं पृथ्वीराज विजय जो रचना थी वो जयानक की थी। जयानक ने चाहमान शब्द जो है इनका चौहान, ये बताता है कि ये जो चौहान है ना, ये इस चाहमान शब्द से बना है। और इस चाहमान का ये अलग अलग जो है इन प्रत्येक अक्षर से ये एक चीज बताता है चाहमान। देखो ये चीज पढ़ लेना, आप लोगों के काम आएगी कि इसने चौहानों को किस तरीके से परिभाषित किया जयानक ने, समझने के लिए है कि कैसे। ये कहता है कि इसका मतलब है चाप। क्या मतलब है, चाप। इसका मतलब है हरि, इसका मतलब चाप, हरि, मान, और इसका मतलब है नय। क्या कहता है, चाप, हरि, मान, नय, इससे बना है। अब ये चारों मिलाओगे तो क्या बनेगा, चाहमान। क्या बनेगा, चाहमान। अब इसका मतलब क्या है, चाप। यानी कि देखो आप गणित भी अपन पढ़ के आए हैं, ज्यामिति पढ़ी है अपन ने। अब चाप काटना, यानी कि किसी चांदे से जो है चाप ऐसे काटा जाता है, यानी कि ये कैसा बना है, आकृति धनुष आकार। इस चाप का मतलब क्या है कि ये चाप में यानी कि धनुष में, यानी कि धनुर्विद्या के अंदर ये पारंगत थे। ठीक है, इसका मतलब यह है। हरि यानी कि विष्णु भगवान, हरि का मतलब क्या है, विष्णु भगवान, यानी कि ये जो थे विष्णु भगवान के भगत रहे हैं, कहीं ना कहीं परम भागवत रहे हैं ये। ठीक है, इसके अलावा मान, यानी कि ये अतिथियों का मान करते थे। क्या करते थे, अतिथियों का, अतिथियों का मान यानी कि सम्मान करते थे। ठीक है, कौन, चौहान। और नय यानी कि ये नीति के, नय यानी ये नीति के ज्ञाता थे। किसके, ये नीति के ज्ञाता थे। तो इस तरीके से जयानक ने परिभाषित किया कि ये चाहमान जो है इस तरीके से बने हैं कि इनका नाम यह है। फिर अग्निकुंड सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि 4 जो है जातियां उत्पन्न करना बताते, उनमें से एक चौहान, चौहान भी थे उनमें से एक। ठीक है, तो यहां तक ये जो है इसका, इस टॉपिक का आज जो चौहान वंश अपन पढ़ने जा रहे हैं इसका बेस है कि ये बेटा ओ समझ लियो नहीं तो थे कि भी क्लास में, कि भी कोचिंग में कटे भी थे चौहान वंश पढ़ा सको। और चौहान वंश पढ़ाने रो बेसिक जो है आधार वही है। ये जब समझ में आ गया स्टूडेंट को, अच्छा चौहान को चाहमान कहा है और चाहमान का ये अर्थ है, हाँ फिर हमने देखा है कि हाँ अब वंश पढ़ेंगे, वंशज पढ़ेंगे तो अब समझ में भी आएगा कि हाँ ये चीजें ऐसे। समझ में आ गई बात, ठीक। ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो, नहीं तो मैं मिटा रहा हूं इसे, पीडीएफ में दे देंगे। ठीक है, चल अब आते हैं चौहान वंश की विभिन्न शाखाओं के संस्थापक। ये देखो मैं हाथों हाथ आपको आज याद करवा दूंगा, पहले भी याद करवाया विद्यार्थियों ने, जब जब विश्वास किया है मैंने कोशिश की है कि उन्हें चीजें याद करवाई जाए। ठीक है, पहले भी करवाया है तो आज भी करवाएंगे। सबसे पहले पेन चेंज करते हैं, अरे मतलब सबसे पहले इसमें भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पेन चेंज करते हैं, दिखनी भी तो चाहिए। तो चौहान वंश की विभिन्न शाखाएं, यहां पे मैंने बता चुका हूं आपको कि ये किसके सामंत थे, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, देखो सांबर या शाकंभरी के चौहान ये थी इनकी मूल शाखा, यहीं से शुरुआत होती है। और इसकी स्थापना यानी कि संस्थापक इसका कौन था, वासुदेव। कौन था संस्थापक, वासुदेव। 551 ईस्वी में संस्थापक स्थापना करता है। इसके बाद में जो है अजमेर और नाडोल की शाखा निकलती है, और नाडोल की शाखा और अजमेर की शाखाएं निकलने के बाद बाकी शाखाएं उनसे निकलेगी। अभी मैं आगे फ्लो चार्ट बताऊंगा आपको, उससे भी वो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान रखना। अब इसके बाद में और नाडोल की शाखा निकली है। अब नाडोल की शाखा जो है वो इस संस्थापक इसका था लक्ष्मण चौहान। ठीक है, कौन था, लक्ष्मण। याद कैसे रखोगे, याद देखो ये नाडोल के अंदर यहां से आपको याद रखना है
कि ये लक्ष्मण था इसका। ठीक है, क्या याद रखोगे? लक्ष्मण। नाडोल का जो चौहानों की शाखा का संस्थापक था वो लक्ष्मण था। अजमेर का बिल्कुल ही आसान, जिन मारवाड़ी में क्या, हाँ होरो, हाँ होरो अजय राज, जय नाम ही तो दे रखा है अजय राज। ठीक है, अजय राज। अब देखो अजय राज है तभी तो इसका नाम अजमेर पड़ा है, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है। जानोर, जानोर के लिए याद रखना कि जा बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, ऐसे वो सिमरन को कहा था ना कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। अपन कहते हैं जा बेटा जा कीर्ति फैला, क्या कहते हैं? जा बेटा जा खूब नाम कमा कीर्ति फैला, क्या कहते हैं? कीर्ति फैला। तो यहां पे ध्यान रखना है कीर्तिपाल, कीर्तिपाल। मूर्णोत नैणसी तो इसके बारे में कहता भी है कि तू एक महान शासक, प्रेम बुला दे बिल्कुल लई प्रेम कितु एक महान शासक। ठीक है, मूर्णोत नैणसी कहता है तो जा बेटा जा कीर्ति फैला। ठीक है, तो जानवर की ये याद हो जाएगी। बूंदी, अब देखो ये जो क्षेत्र है, ये जो जिला है, ये यहाँ के जो चौहान है, यानी बूंदी एक मिठाई भी होती है, आप लोगों को सभी को ध्यान होगा। ठीक है, बूंदी के लड्डू, बूंदी को अपने नुक्ती भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बूंदी एक मिठाई भी होती है। किसके चढ़ाई जाती है मिठाई? प्रसाद में चढ़ाओगे तो, मतलब कोई बाबजी डायरेक्ट याद नहीं आवे, नहीं तो आपा कह दिया करा के देवा रे चढ़ावे, किने के देवों के चढ़ती है, तो देवा हो देवा, बस देवा। हाडा चौहान थे, बूंदी से ही फिर कोटा के चौहानों की शाखा निकली है। हाडावंशी चौहान थे, तो देवी सिंह हाडा, वैसे नाम देव सिंह हाडा भी आ जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे यही पूछा जाता है कि यहाँ पे इसकी स्थापना किसने की? तो बूंदी के देवा ने की। अब देवों के बूंदी चढ़ेगी भाई, याद करने की या रटने की कहां आवश्यकता है, सीधे याद करो। एक गीत आपको मैं यहां से याद कराऊं, मैंने पहले भी ये ऐसे ही याद करवाया था। देखो एक गीत था, पी लूं, वो है ना, पी लूं तेरे मीठे मीठे होठों से सबनम पी लूं। अपने यहां पे याद रखना है सी लूं, इन जी के फैक्ट को सब एक साथ सी लूं, यह सीने का मौसम। तो यहां से आपको क्या याद रखना है? सी लूं। ठीक है, सी लूं। तो इस लूं से आपको याद रखना है लुम्बा चौहान। ठीक है, तो यानी कि अब इसको मैं मिटा देता हूं, तो आप लोगों को सीधा याद रखना है कि सिरोही की शाखा की स्थापना कौन करता है? लुम्बा करता है। ठीक है, सिरोही में सीधा याद रखो, सीधा लुम्बा। ठीक है, सीधा लुम्बा याद रखो, बस डायरेक्ट ऐसे याद रह जाए। अरे कभी नहीं भूलोगे, मरिए नहीं भूलो। ठीक है, रणथंभौर। अब देखो यहां से भी एक चीज बताऊं, मुझे ये बताइए आप कि रणछोड़ के नाम से किसे जाना जाता था? कौन से भगवान को रणछोड़ के नाम से जानते थे? अरे अपने कन्हैया, अपने श्री कृष्ण भगवान, अपने गोविंद। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान को गोविंद भी तो कहा गया। या रणथंभौर की शाखा की स्थापना करने वाले गोविंद राज थे। कौन था? गोविंद राज। पृथ्वीराज चौहान तथ्य था ना, उसका पुत्र था गोविंद राज। बताओ मुझे कि ये चीजें याद करने में अब आपको कोई समस्या आएगी? कतई नहीं। और ये कैसी चीजें पता है? ये कंफ्यूज करने वाली चीजें। अरे बूंदी का था वो, या वो नाडोल का था, या वो अजमेर का था, किसका था? याद ही नहीं आता। अब यहाँ पे कहां जोर पड़ रहा है? सीधी सीधी चीजें याद है। जो नाम आपके शाखा का दिमाग में आएगा, सीधा शासक निकल के आएगा, प्रकट होगा बिल्कुल। ले भैया मैं हूं, मेरा नाम तुझे याद है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो भाई आ जाओ आगे। अब आते हैं फ्लो चार्ट पे कि शाखाएं कैसे आगे बढ़ी है। ठीक है, अपनी जो इतिहास कला संस्कृति वाली किताब आई थी, काफी सारे विद्यार्थी पढ़ रहे, जिसके साथ में जिला दर्शन फ्री दी थी, है ना, सभी एग्जाम के लिए वो कॉमन थी। उसके अंदर ये फ्लो चार्ट ऐसे का ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो कई विद्यार्थियों ने अध्ययन कर लिया होगा। देखो सबसे पहले मूल शाखा कौन सी थी? सांबर की शाखा थी, जिसे शाकंभरी के चौहान के नाम से जाना गया। संस्थापक वासुदेव, संस्थापक वासुदेव। काल यानी कि 551 में स्थापना हुई। स्थापित कब किया? 551 के अंदर, 551 ईस्वी। इसमें से दो शाखा निकलती है, एक नाडोल के चौहान और एक अजमेर के चौहान। ये फ्लो चार्ट है, देखो शाखाएं ऐसे निकली है, डायरेक्ट सारे इसमें से नहीं निकले, इनमें से निकली नाडोल के चौहान और यहाँ पे अजमेर के चौहान। अब नाडोल के जो चौहान है उनका संस्थापक देखो, अभी अपन ने पढ़ा लक्ष्मण 960 ईस्वी में। इस नाडोल के चौहान से दो शाखाएं और निकली, एक तो जालोर के चौहान और एक बूंदी के चौहान। अब जालोर के चौहानों की स्थापना कीर्तिपाल 1181 में,
बूंदी के चौहानों की स्थापना देवा 1241 के अंदर। जालोर के चौहानों से एक शाखा निकलती है फिर यहां पे सिरोही के चौहान, जिनके संस्थापक लुम्मा था, 1311 में स्थापना की। बूंदी के चौहानों से ही एक शाखा निकलती है यहां पे कोटा के चौहान, जिसका संस्थापक माधो सिंह। अब कई के दिमाग में आएगा कि सर कोटा को तो कोटिया भील ने बसाया, कोटा शहर को बसाया कोटिया भील ने, लेकिन यहां पे जो चौहान वंश की शाखा स्थापित हुई, इससे पहले माधो सिंह से पहले भी एक शासक था जिसका नाम था जैत्र सिंह, जिसे जैत सिंह कह दिया जाता था। स्थापना तो उसने की थी, लेकिन मुगल जो शासक थे उस समय, उन्होंने स्वतंत्र रूप से इसे यहाँ का स्वतंत्र शासक माना था माधो सिंह का, इसलिए यहाँ पे माधो सिंह को इसका संस्थापक माना जाता है। तो यहां से कोटा की जो है वो माधो सिंह संस्थापक रहे हैं। या अजमेर के चौहान ये जो थी, इससे फिर एक शाखा निकलती है रणथंभौर, जो इनका पृथ्वीराज चौहान का ही पुत्र था, वो रणथंभौर जाता है और वहां पे रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम था गोविंदराज। ठीक है, 1194। कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। अच्छा, मैं ये भी बताऊं कि कई सारे विद्यार्थी जो विद्वानों की श्रेणी में आते थे, उन्होंने भी इस फ्लो चार्ट को इस तरीके से बहुत कम ध्यान से पढ़ा होगा। मिल भी जाए तो ध्यान नहीं देते कि अच्छा इसकी ये शाखा यहां से निकली, यहां से निकली। अब मान लो कोई पूछे कि बताओ भैया जालोर के चौहानों की शाखा कहां से उत्पन्न हुई, यानी कि ये कहां से आए, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो कि ये नाडोल से आए। ठीक है, या बूंदी का पूछ ले तो भी आप आसानी से कर लोगे कि ये नाडोल से आए, या अजमेर या रणथंभौर का पूछे तो आप आराम से कर लोगे कि ये अजमेर से आए। अब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वालों के जो सिलेबस है ना, उनमें क्या दे रखा, उसमें दे रखा अजमेर के चौहान स्पेशली। तो अजमेर के चौहान दे रखा है, तो उनको क्या है, अजमेर के चौहानों पे फोकस करना है। अब अजमेर के चौहान देते हैं। अब बाकी अब उनके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में क्या किया है, जो यदि आप यहाँ पे देख रहे हो तो भी आपके क्या किया है कि आपके फिर सल्तनत काल से संबंध दे दिए। ठीक है, तो सल्तनत काल से संबंध देते हैं तो फिर रणथंभौर वालों के भी रहे हैं, फिर आपके इनके जालोर वालों के भी रहे हैं। ठीक है, फिर वो तो आपके चित्तौड़ वालों के भी रहे हैं। तब आपको ये यहां से ये भी पढ़ लेने पड़ते हैं। मतलब सिलेबस देने का एक तरीका है, लेकिन रीट और पशु परिचर उनको तो सारे ही पढ़ने हैं। तो अभी तक यहां तक ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, तब अपन आगे बढ़े तो ही फायदा है। यानी अपन ने चौहान वंश की विधिवत उत्पत्ति पढ़ी है, कहां से मूल स्थान पढ़ा है, कैसे कैसे क्या, फिर आगे बढ़े हैं, फिर जो है शाखाएं पढ़ी है कि क्या क्या कैसे थी। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो इनकी उत्पत्ति से संबंधित है, अलग अलग मत जो अपन ने जैसे सबसे वो इनसे पहले पढ़ी थी ना क्लास में राजपूतों की उत्पत्ति वाली, वैसे ही अलग अलग वंश में हमेशा अपन को पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, बाकी लगभग वही रहता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, ले लिया होगा वैसे स्क्रीनशॉट। अब आते हैं चौहानों की उत्पत्ति से संबंध। ठीक है, कैसे पढ़ने में आनंद आ रहा है, समझ में आ रहा है ना सारी सब कुछ चीजें। वैसे मैं एक एक चीज बेसिक से लेके चल रहा हूं, क्योंकि 10वीं के पास किए हुए विद्यार्थी पशु परिचर में ज्यादा आएंगे। और आज एक दैनिक भास्कर की कटिंग भी डाली थी, तो आप लोगों ने देख ली होगी कि अनुमान बता रहे हैं कि 11 नवंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। मान लीजिए 11 नवंबर से नहीं भी हो तो दिसंबर में तो 100% भरे जाएंगे। इंतजार नहीं करना है, आपको कंटिन्यूटी रखनी ही पड़ेगी, ये एक चुनौती है। और चुनौती जो पूरी करेगा निश्चित रूप से वो बाकियों से आगे रहेगा। ठीक है, बहुत मुश्किल है, मैं कह रहा हूं ना, कंटिन्यूटी रखनी बहुत मुश्किल है। पढ़ना आसान है, कंटिन्यूटी रखनी बहुत मुश्किल है। और कंटिन्यूटी रख ली तो सिलेक्शन आसान है। ठीक है, चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित ये जो मत है, ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। 7-8 किताबों का मिश्रण ही समझो, सब कुछ आ गया इसके अंदर, और टू द पॉइंट है, याद करना भी बहुत आसान। ठीक है, चलो, क्योंकि लाल पेन भी यहां है और ब्लैक भी है, तो अपन लेते हैं ग्रीन ताकि दिखेगी। अग्निकुंड। अब अग्निकुंड वाला सिद्धांत क्या है, आबू में, अब ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है, गुरु वशिष्ठ का अग्नि यज्ञ था। ठीक है, और उसके अंदर से 4 वंश की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें से एक चौहान वंश भी था। ये मैं बहुत अच्छी तरीके से पिछली क्लासों में बता चुका हूं। कोई डायरेक्ट ही पढ़ेगा तो देखो, फिर मैं जो चीज क्लियर करवा चुका हूं उसको सीक्वेंस में देखनी पड़ेगी, तभी चीज समझ में आएगी। तो जो पढ़ा चुका हूं उसको देखना पहले। तो ये क्योंकि मैं बात कर चुका हूं तो मैं इसमें समय फिर जाया नहीं करूं, है ना। अग्निकुंड सिद्धांत की कौन कौन, देखो पृथ्वीराज रासो, उसमें भी अपन ने पढ़ा था कि अग्निकुंड है यानी यज्ञ किया जाएगा कहां, पृथ्वी पे, तो पृथ्वीराज रासो आपको याद रखना ही है। रचना ये की किसने, इसकी रचना कौन करता है, चंद्रबरदाई। कौन करता है,
चंद्रवरदाई करता है। और पूरी जो करता है, यह रचना अधूरी छोड़ देता है, पूरी करता है इसका पुत्र जलहन। पूरी कौन करता है? जलहन करता है। फिर मुहणोत नैण सिंह, जसवंत सिंह के दरबारी कवि, ठीक है, दरबारी साहित्यकार मुहणोत नैण सिंह भी इस मत का समर्थन करते हैं। और सूर्यमल मिश्रण, जिनकी प्रमुख रचना कौन सी थी? वीर सतसई राज्य कवि। तो ये सूर्यमल मिश्रण भी कहते हैं कि हाँ भैया ये बात ठीक है कि अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति हुई। तो ये अग्निकुंड वाला है। सूर्यवंशी के, इनको सूर्यवंशी किस किसने माना है? तो देखो पृथ्वीराज विजय, ये लिखी है जयानक ने। पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय दोनों ही अलग अलग ग्रंथ है और दोनों के राइटर भी अलग अलग है। पृथ्वीराज रासो जहां पूछेंगे वहां चंद्रवरदाई का नाम आएगा, पृथ्वीराज विजय जहां पूछेंगे वहां जयानक का नाम आएगा। याद करने का इसका भी एक तरीका है, देखो इसमें जय साथ में ही दे रखा है, जयानक के नाम में जय, तो यहां विजय से याद हो जाएगा जय विजय, ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। हम्मीर महाकाव्य भी इसकी पुष्टि करता है कि ये सूर्यवंशी थे। और हम्मीर महाकाव्य यदि देखोगे तो लिखा ही किसने है? नयन चंद्र सूरी। किसने? नयन चंद्र सूरी। अब देखो सूरी सूरज तो इसके अंदर नाम में आ रहा है, तो फिर ये सूर्यवंशी बताएगा ही। हम्मीर रासो जो लिखा किसने? जोधराज ने। हम्मीर रासो किसकी रचना है? जोधराज। अब कई कहते हैं कि सर सारंग दर्पणा हमने, दोनों की है, उसकी भी है इसकी भी है, ठीक है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव लोगे सब क्लियर होगा। एकदम ही आप सोचोगे हम तो आज एक क्लास पढ़ के विद्वान बन जाए, नहीं बनोगे, ठीक है। धीरे धीरे अनुभव लोगे तो अपने आप क्लियर होगा। ज्यादा चीजें पूछनी नहीं, मैं जितनी जरूरी होती है सारी बता देता हूं। फिर वही बात होगी, फिर छोटे बच्चे पानी पेशाब की छुट्टी मांगते हैं, वैसे हर चीज नहीं, खुद आत्मनिर्भर बनो। चंद्रवंशी बताते हैं हांसी शिलालेख और आबू का अचलेश्वर शिलालेख। अचलेश्वर मंदिर भी है आबू के अंदर, माउंट आबू के अंदर, वो और हांसी शिलालेख इन्हें चंद्रवंशी होने की पुष्टि करते हैं। विदेशी, अब विदेशी में सक्सीतियन, ठीक है, सक्सीतियन। अब कुषाण भी पढ़े अपन ने, यूची भी कहा, ठीक है, ये अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको? विदेशी यानी सक्सीतियन का सबसे बड़ा और तगड़ा समर्थक जो था वो कर्नल जेम्स टॉड। अब देखो इसमें सारे के सारे विदेशी है, कहां याद करने में जोर पड़ेगा मुझे बता दो। विदेशी कर्नल जेम्स टॉड, विदेशी वीए स्मिथ, विदेशी क्रुक, कुषाण पूछे तो कनिंगम, सारे के सारे जो है विदेशी बताने वाले आपको विदेशी ही मिलने हैं, तो कहीं कोई जोर पड़ने वाला नहीं है। ब्राह्मण वंशीय के, ये ब्राह्मण वंशीय थे। तो एक तो कायम खानी रासो, ये स्पेशली याद रख लेना कि कायम खानी रासो के अंदर ब्राह्मण वंशीय कहा है। फिर देखो बिजोलिया शिलालेख जो गुणभद्र ने लिखा है इसमें भी, और शर्मा जी दोनों, दशरथ शर्मा भी और गोपीनाथ शर्मा भी। अब दोनों शर्मा जी ब्राह्मण ही है, तो ये तो कहेंगे कि हाँ ये ब्राह्मण थे, तो ये याद करने का तरीका है, ठीक है ना, कि शर्मा जी ब्राह्मण वंशीय में। तो यहां से ये चीजें होती है जो देखो जीके अथाह है, जैसे जैसे आपका दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत सारी चीजें पढ़ लोगे, फिर लगेगा। अभी तो ये लगेगा कि इतनी ट्रिक की हमें क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, हमें याद वैसे ही हो जाता है। लेकिन जब कंफ्यूजन शुरू होगा ना, बाद में बहुत सारा पढ़ लोगे, अब याद नहीं आ रहा, अब मिक्स हो रहा है, अब ये हो रहा है, तब ये चीजें आप लोगों को तारेगी और ये आप लोगों का मतलब रास्ता आसान कर देगी, ठीक है। तो ये शर्मा जी याद रखना, बिजोलिया शिलालेख याद रखना, और कायम खानी रासो याद रखना ब्राह्मण वंशीय में। एक ये इंद्रवंशी भी ध्यान रखना, जो रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख है ये इन्हें इंद्रवंशी बताता है। क्या बताता है? इंद्रवंशी। तो ये चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित जो मत थे वो भी आपके इसी स्लाइड में पूरे हुए, ठीक है। अब मैं साइड में हट रहा हूं, आप ले लो स्क्रीनशॉट। चलो ले लिया, अब इतने समय में तो ले लेना चाहिए, नहीं लो तो भाई राम जी राजी। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में शाकंभरी के चौहान। अब शाकंभरी के चौहानों में ऐसा नहीं है, मैं इतिहास आपको ऐसे पढ़ाऊंगा ही नहीं कि ये इसका पिता, इसका पुत्र, इसका पुत्र, इसका पुत्र, ऐसे नहीं। मैं पढ़ाऊंगा एग्जाम अप्रोच के अनुसार, जहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां क्रम से ही चलेंगे कि हाँ इनके बाद में ये शासक आपको पढ़ना है, लेकिन महत्वपूर्ण, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसे तो इतिहास पढ़ने बैठे तो अपने एक साल ही इतिहास की क्लासें पूरी नहीं हो, एग्जाम अप्रोच के अनुसार चलेंगे। अब अपन पढ़ रहे हैं शाकंभरी के चौहान। आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, प्रश्न बाहर जाने की गुंजाइश नहीं रखें, ऐसा ही काम किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नोट्स मेकिंग पैटर्न, अरे भैया आप लोग जो जिसको जोर पड़ता है नोट्स बनाने में या समझ में नहीं आता कि नोट्स बनाने कैसे हैं, उनके लिए भी आसान कि अच्छा इस तरीके से नोट्स बनते हैं। किसी को नोट्स बनाने सीखने हो तो भी वो ये क्लासेस देख के सीख सकता है। थोड़ी सी आपके लोगों के लिए क्लियरिटी सेट कर देता हूं।
वो क्लासेस देख के, अपनी क्लासेस जो भी उठा के देख लेना, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चलती है। कई बच्चे आते हैं घूमते घूमते विजिटर्स, वो कहते हैं सर ऐसे नहीं, आप तो एक एक चीज खुद लिखो और पढ़ाओ। भैया ये डिजिटल युग है और ये डिजिटल बोर्ड समय बचाने के लिए होता है। मैं मेरी विद्वता साबित करने के लिए नहीं पढ़ाता हूं, मैंने हजारों सिलेक्शन दिए हैं, तो उसके पीछे कारण है कि विद्वता साबित नहीं करनी, सिलेक्शन पे फोकस करना। ठीक है ना, ये डिजिटल बोर्ड को यूज करना आना चाहिए। अब मैं वही व्हाइट बोर्ड की तरह ही पढ़ाऊं, ये मेरे से तो आशा आप कम से कम नहीं करें। जो पढ़ा रहे हैं वो तरीका गलत नहीं है, कोई भी अध्यापक पढ़ा रहा है तो वो उनकी शैली है, वो पढ़ाएगा। मेरी शैली ये है और मैं जानता हूं कि विद्यार्थियों के लिए क्या सही है, किस तरीके से उनका समय, मैं यहां पे जब आपका ये समय बचाऊंगा ना, ये समय आपके लास्ट में काम आएगा। पूछ लेना जिन विद्यार्थियों ने सिलेक्शन लिया है यहां से, ऐसे ही हवा में फेंके हुए तीर नहीं है, हजारों की संख्या में सिलेक्ट होकर बच्चे स्कूलों में पहुंच गए हैं। ठीक है, थोड़ी सी हिदायतों पे कंट्रोल करके पढ़ने पे फोकस करो, क्योंकि मैं करूंगा वही जो विद्यार्थियों के लिए उचित है और जो मुझे सही लगता है। ठीक है ना, और मुझे वही सही लगता है जो विद्यार्थियों के लिए उचित है, इसलिए हिदायतें बिल्कुल नहीं देनी आपको। आप लोगों को सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना है। सर ये करो वो करो, कौन करीजे आप, जो मैं कर रहा हूं वो आप फॉलो करो यदि सिलेक्शन लेना चाहते हो। नहीं ये करो वो करो करते रह जाओगे, बाकी बच्चे बहुत गति के साथ में आगे निकल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ने पे फोकस, बाकी नहीं। टेक्निकल टीम गिद्ध की तरह नजरें करती है, गड़ा के बैठी है। कई जने जो है एक ही कमेंट 10 बार कर देते हैं, सीधा ब्लॉक कर देते हैं, सीधी बात है, क्योंकि दूसरे बच्चे उनसे डिस्टर्ब होते हैं। किसी काम के बच्चे की जानकारी होती है ना, जो काम के लिए लिखता है वो फिर दिख नहीं पाती है अंदर, वो कहीं ना कहीं रह जाती है। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस देखो, आपको इतने बढ़िया तरीके से क्लासेस दी जा रही है बिल्कुल सीक्वेंस के साथ, तो थोड़ा सा सीरियसनेस आपके अंदर होनी चाहिए। आओ, कुछ बच्चों के कारण देखो ये 5 मिनट जैसे गए, अब कुछ बच्चों के कारण इतने हजारों बच्चों का समय जो है हर क्लास में थोड़ा थोड़ा जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ। वासुदेव, वासुदेव चौहान, चौहानों का आदि पुरुष। अब अपन ने ये चीजें पढ़ी है, सांबर जी शाकंभरी सब कुछ पढ़ा है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये आदि पुरुष था। सांबर के चौहान वंश की स्थापना की, यानी कि सांबर आएगा तो क्या ध्यान रखना है कि शाकंभरी, क्या कहा जाता था, शाकंभरी के चौहान। ठीक है, और सांबर झील, ये सांबर झील तो याद रखना ही रखना है आपको। और 551 ईस्वी तो बता चुका हूं मैं। ठीक है, ये अहिछत्रपुर को राजधानी बनाया, और अहिछत्रपुर वर्तमान में कहे तो नागौर। आगे बात समझ में। बिजोलिया शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है, और बिजोलिया शिलालेख में इनके लिए क्या कहा गया है, वत्स गोत्रीय विप्र। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। ठीक है, तो बिजोलिया शिलालेख के अंदर विप्र यानी कि वत्स गोत्रीय, स्पेशली पूछे ना शब्द देकर कि किसमें वत्स गोत्रीय विप्र यानी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है, तब आपको ध्यान रखना बिजोलिया शिलालेख गुणभद्र वाला। ठीक है, जो लोलाक ने लगवाया था। और इसके बाद में ध्यान रखना है दुर्लभ राज प्रथम। ये दुर्लभ राज प्रथम जो है ना, इसके समय दुर्लभ कार्य हुआ। दुर्लभ कार्य यानी कि इसके समय पहली बार चौहानों का मुसलमानों के साथ में संघर्ष हुआ, यानी दुर्लभ राज प्रथम के समय प्रथम बार मुसलमानों का आक्रमण हुआ है। कहां, शाकंभरी के चौहान पढ़ रहे हैं यहां। इसके अलावा और यदि ध्यान रखना चाहो तो ये ध्यान रखना कि ये दुर्लभ राज प्रथम जो है ना, वत्सराज का सामंत था। वत्सराज का सामंत था। और ये जो है ना गुवक प्रथम, ये नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। ये इसके बारे में याद रखना चाहो तो याद रखना, नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। ठीक है, गुवक के समय क्या हुआ, पहली बार स्वतंत्र शासक के रूप में ये उभर के सामने आया। ये पूछे कि शाकंभरी का प्रथम स्वतंत्र शासक यानी स्वतंत्र शाखा की स्थापना किसने की, तो गुवक आएगा। और गुवक ने ही सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया। ठीक है, निर्माण शुरू करवा दिया यहां से। गुवक प्रथम के समय ही हर्षनाथ मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता है। अब इसमें से क्या याद नहीं रहेगा आप लोगों को, वासुदेव पूरा का पूरा आपको याद हो चुका है। ठीक है, इसके बाद दुर्लभ कार्य हुआ है मुसलमानों का पहली बार आक्रमण। इसके बाद गुवक तो नागभट्ट प्रथम जो है द्वितीय जो है इसका ये सामंत था, और पहली बार स्वतंत्र शासक के रूप में निकल के सामने आया और हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। याद हो जाएगी चीजें। इसके अलावा अनावश्यक तो मैं आपको पढ़ाता ही नहीं हूं, जो पढ़ा रहा हूं वो याद होनी चाहिए। फिर बाद में करना अभ्यास, अभ्यास जरूर कर लेना। बाद में फिर कहीं ना कहीं जो है आपकी चूक रहती है ना, वो अभ्यास में रहती है। इतना पढ़ लोगे फिर अभ्यास में चूकना नहीं है।
ठीक है, टॉपिक क्लियर करते ही टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दिए तो अभ्यास कर लेना। ठीक है, 40-50 रुपए के पीछे मत देखना, वो बिल्कुल ही सेवा रूप में अभ्यास सभी लोग ज्वाइन कर ही लेना। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है चंदन राज। अच्छा, चंदन राज को ध्यान रखना ही नहीं है। चंदन राज में करवा चौथ है तो इसकी पत्नी को ध्यान में रखो। ठीक है, चंदन राज की पत्नी का नाम था रुद्राणी। क्या एक और दूसरा नाम यदि पूछे तो ध्यान रखना, आत्मप्रभा भी इसका नाम था। रुद्राणी या आत्मप्रभा भी कहते थे। ये रुद्राणी जो है ना, देखो रुद्र किसके लिए शब्द आता है? शिव के लिए आता है, महादेव के लिए आता है, महाकाल के लिए आता है। तो ये शिव भक्त थी, ये शिव भक्ति, बहुत बड़ी शिव भक्ति थी। ये प्रतिदिन पुष्कर तट पे जो है, पुष्कर घाट पे 1000 दीप प्रज्वलित करती थी। ठीक है, प्रतिदिन 1000 दीप प्रज्वलित करती थी ये चंदन राज की पत्नी रुद्राणी, जिसका नाम आत्मप्रभा भी था। और चंदन राज में यही चीज पूछी जाती है, यदि पूछेंगे तो ये याद कर लेना बहुत अच्छी तरीके से। फिर आओ आगे सिंह राज। सिंह राज देखो, सिंह है ये चौहानों के अंदर पहली बार, देखो वासुदेव, दुर्लभ राज, भूवक, चंदन राज और सिंह, पहली बार किसी के नाम में सिंह आया। सिंह यानी शेर, पहली बार किसी के नाम में सिंह आया है, यानी कि ये महाराजाधि राज की उपाधि धारण करता है। सिंह महाराजाधि राज, भाई जंगल का राजा कौन? सिंह। तो ये भी महाराजाधि राज की उपाधि धारण करता है और आप लोगों को हो गया याद। इसके बाद में याद रखना है विग्रहराज द्वितीय। अब प्रथम को नहीं पढ़ाया तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, वहां से पूछते ही नहीं है। विग्रहराज द्वितीय याद रखना है। अब नाम कैसा है? विग्रह, यानी कि किसी न किसी का करेगा विग्रह, तो करता है चालुक्य, मूल राज प्रथम को हराता है। अब चालुक्य जो थे ना, ये चालुक्य ये थे गुजरात में। कहा? गुजरात। यानी विग्रह करे किसी तो मूल राज प्रथम का विग्रह कर देता है, यानी गुजरात याद में रखना है। गुजरात ध्यान में रखोगे तो ध्यान रखना, बड़ोच नाम का जो क्षेत्र है गुजरात के अंदर, वहां पे ये आशापुरा माता मंदिर को बनवाता है। बड़ोच में आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन था? विग्रहराज द्वितीय। विग्रह करेगा, मूल राज से लड़ाई। सिंह राज महाराज, ठीक है, सिंह नाम आया पहली बार, महाराज। चंदन राज में क्या याद रखना? रुद्राणी, आत्मप्रभा। ठीक है, यहां हो पीछे वापस। भूवक में क्या याद रखना है? हर्ष मंदिर का निर्माण कर रहा है, हर्षनाथ मंदिर। और स्वतंत्र शासक नागभट्ट द्वितीय का जो है सामंत। दुर्लभ में दुर्लभ कार्य हुआ पहली बार, मुसलमानों का पहली बार आक्रमण हुआ। और वासुदेव तो पूरा याद ही है, मतलब हाथों हाथ। मैं आपको ये बात कह सकता हूं, मुझे खुशी भी होती है कि यहां से जो पढ़ रहे हैं उनको याद करने में समस्या नहीं होगी। भाई इतिहास चौहान नेट पर लिख के सर्च कर लोगे ना, चौहान वंश, मैटर की कहीं कोई कमी नहीं है। मैं जो बता रहा हूं उससे ज्यादा ही मैटर मिलेगा, इंटरनेट पे भी सर्च कर लोगे तो। और नेट तो सभी के है, तभी क्लास भी देख पाते हैं। लेकिन मेन चीज है कि याद कैसे रखा जाए। भाई बहुत सारा पढ़ तो ले, लेकिन याद कैसे रखा जाए, यह सबसे बड़ी चुनौती होती है प्रतियोगी परीक्षा के अंदर। मुझे बताओ, आप लोगों के कई समस्या है। इन्हें कहा जाता है, यहां से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जीजीडियंस। क्या नाम दिया गया? जीजीडियंस। जीजीडी से पढ़ने वाले जीजीडियंस है। और जीजीडियंस को याद नहीं हो चीजें, ये संभव नहीं है। ठीक है, अब आओ आगे। गोविंद राज तृतीय, ये उपाधि धारण करता है एक वैरी घट्ट की। और वैरी घट्ट का मतलब होता है शत्रु संहारक। क्या होता है? शत्रु का संहार करने वाला। कौन? गोविंद तृतीय कह दो या गोविंद राज तृतीय कह दो। देखो गोविंद याद कर रहे हो तो यहीं से आपको ध्यान रखना है, गजनी के शासक का विरोध किया है और मारवाड़ में बढ़ने से रोका है। इसका उल्लेख करता है फरिश्ता। फरिश्ता ने यह उल्लेख किया कि गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में बढ़ने से रोका था। ठीक है, चलिए फिर ध्यान रखना वाकपति राज। आगे क्या ध्यान रखोगे? वाकपति राज। अच्छा, वाकपति राज में वाकपति राज का ज्यादा लोड लेना ही नहीं है। इसमें तो यह ध्यान रखना है कि इनके पुत्र, यानी इनका पुत्र नाडोल वंश की नींव रखेगा, तो इनके पुत्र का नाम क्या होगा बताओ? अरे लक्ष्मण। ठीक है, तो इनका पुत्र यानी कि लक्ष्मण नाम आएगा। आगे पढ़ के आया ना अभी तो। फिर ध्यान रखना पृथ्वीराज प्रथम। अच्छा, अपन मोहम्मद गौरी से जो पृथ्वीराज को लड़ाते हैं, जो युद्ध कराते हैं, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम है। ये प्रथम है तो परम भट्टारक महाराजाधि राज की उपाधि इसने धारण की। अच्छा, महाराजाधि राज सिर्फ पूछे तो सिंह राज। परम भट्टारक पर से शुरू हो तो पृथ्वीराज प्रथम, परम भट्टारक महाराजाधि राज की उपाधि धारण करता है।
पुष्कर के अंदर देखो, इसमें तो ट्रिपल पी याद रखना है आपको। इसमें क्या याद रखना है? पीपीपी पॉलिसी। पृथ्वीराज प्रथम, परम भट्टारक महाराजाधिराज और पुष्कर में 700 चालुक्यों को, जो यहां पे लूट के इरादे से आए थे चालुक्य, उनको जो है घेर कर मौत के घाट उतारा, वो पृथ्वीराज प्रथम था। ठीक है, वो पृथ्वीराज प्रथम था। तो यहां से ये पूरा का पूरा ये स्लाइड जो है मैंने आपको एक तरीके से घोट के ही पिलाई समझ लो। यदि थोड़ा बहुत भी कुछ भूल रहे हो, ये वीडियो पूरी हो जाए, क्लास पूरी हो जाए, वापस से देख लेना। ये श्योर है कि आप लोगों को फिर से जो है भूलोगे तो नहीं, याद हो जाएगी 100% याद। लो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो हो गया आज की क्लास का काम पूरा और आपको याद भी हो गया। ठीक है, तो पशु परिचर के विद्यार्थी जो है, अभी मैंने कहा था कि अभ्यास सीरीज जो है ज्वाइन कर लेना। समय पे नहीं करोगे, विचार करोगे, हो सकता है बाद में सोल्ड आउट हो जाए तो आप वंचित रह जाओ, फिर खुलेंगे नहीं दरवाजे। एक बार पट बंद हो गए तो फिर एग्जाम तक ही नहीं खुलेंगे, यह ध्यान रखना। इसलिए समय पे निर्णय लेना। एनसीईआरटी साइंस वाली, जो कई जने डायरेक्ट साइंस में जाकर देखते हैं कि सर सोल्ड आउट आ रहा है, नहीं, एनसीईआरटी वाले फोल्डर में जाओ, वहां पे आप लोगों को मिलेगी 6 से 10 तक की बेहतरीन, इतनी जबरदस्त व्याख्या कि आज दिन तक एनसीईआरटी साइंस की ऐसी टेस्ट सीरीज किसी ने नहीं दी होगी, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। एनिमल हस्बेंड्री की टेस्ट यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, पार्ट टू के अंदर 8 से 10 टेस्ट तो जुड़ गए और लगभग और बन रहे हैं, महीने 1.5 महीने में सारे जुड़ जाएंगे। ज्वाइन कर लेना, बहुत ही नॉर्मल, यानी कि ये सब्जेक्ट की जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो भी मात्र 65 रुपए में दी है। ये कम से भी कम 200-300 रुपए में देते तो भी सस्ती थी। और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की 51 में दे रखी है। हर टॉपिक के व्याख्यात्मक प्रश्न जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब कई जने पूछ रहे हैं सर इसमें भूगोल भी जुड़ेगी क्या? क्यों जुड़ेगी? यहां इसका नाम ही राजस्थान इतिहास कला संस्कृति है, तो भूगोल क्यों जुड़ेगी? भूगोल इसमें शामिल हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी एक टेस्ट सीरीज में ही इतने टेस्ट होते हैं और इतने प्रश्न होते हैं कि उसके अंदर दूसरी जो है ऐड हो ही नहीं सकती, वो अपने आप में पर्याप्त होती है। इसलिए इसकी विशेषता ये यहां लिख रखी है, देख लेना। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ लो और अच्छे से अभ्यास करते हुए आगे बढ़ो। और अब सीरियस हो जाना, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है ना, उन तक ये सूचनाएं जरूर पहुंचाना। बाकी याद हुआ है या नहीं, क्लास कैसी थी कैसी नहीं, ये कमेंट करके आप लोग बता देंगे। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे अपन कल की क्लास में, कल के वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।